हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज फर्स्ट रीजन इट लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ पावर बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स होते हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी पावर का मिस यूज करने से रोकते हैं। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा और अगर हम कोई लीडर चुन लेते हैं और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के वो लीडर अपनी पावर्स का मिस यूज कर सकता है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिटेशंस होती हैं इन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर और वो उन लिमिटेशंस के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इन पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी पावर का मिस यूज करने से रोकता है। सेकंड रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, अब देखते हैं। इट लेज आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में उसमें कुछ गाइडलाइंस होती है कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो जो डिसीजन लेंगी, वो जो लॉ बनाएगी या जो भी वो काम करेंगी वो सब एक लिमिटेशन के अंदर होगा, उन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। इसके बाद थर्ड रीजन इट ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि डोमिनेंट ग्रुप को यानी कि ताकतवर ग्रुप को किसी देश के रोकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें कुछ लोगों की संख्या ज्यादा कुछ लोगों की संख्या कम, या कोई डोमिनेंट ग्रुप हो सकता है और कोई कम पावर वाला ग्रुप हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो डोमिनेंट ग्रुप को रोकता है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के विरुद्ध जो कि लेस पावरफुल होते हैं या ऐसे लोगों के ग्रुप के खिलाफ ये डोमिनेंट ग्रुप को वो रोकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जो डोमिनेंट ग्रुप होगा वो लेस पावरफुल लोगों के विरुद्ध अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 3 रीजन यहां पर हमने बताए हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। यहां पर हमें ये 2 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। द सेकेंड कॉलम इज फ्रॉम द मोर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड कॉलम है इसमें जो बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया नेपाल का, वहां से एक पार्ट हमें दिखाया गया है। और यहाँ फर्स्ट कॉलम में कॉन्स्टिट्यूशन का जो पुराना पार्ट है, देखिए 1990 में जब कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से एक आर्टिकल यहाँ पर दिखाया गया है। ये 2015 में जब इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से एक आर्टिकल यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट 7 एग्जीक्यूटिव, और ये क्या है 2015 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट 7 फेडरल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से एक पार्ट दिखाया गया है, यहाँ पर 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से एक पार्ट दिखाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपडेटेड है, ये बाद में बनाया गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है 1990 वाले को पढ़ते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 35 था एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 35 में 1990 में नेपाल की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मेजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि 1990 में जो एग्जीक्यूटिव पावर थी, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है जो लॉ बनते हैं उनको लागू करना, इन सब की जो पावर थी वो राजा के पास थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास थी। तो मेन वहां पर राजा होता था। जबकि 2015 में आर्टिकल 75 देखिए क्या कहता है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल परस्यूएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब ये जो एग्जीक्यूट लॉज को एग्जीक्यूट करने की जो पावर थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आ गई, अब वो अधिकार राजा के पास नहीं रहा। एंड लॉ यानी अब सब कानून के अनुसार चल रहा है। बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो अब जो सारा जो अधिकार है, जो कानून है उनको लागू करना है उस पर राजा का अधिकार नहीं है नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, बल्कि वो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसकी देखरेख करते हैं। तो पहले राजा के अधिकार में था सब कुछ, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट इज द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबव 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। तो यहाँ पर हमने 2 कॉन्स्टिट्यूशन देखे 1990 का 2015 का। तो हमें यह बताना है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर थी जो कि पहले राजा के पास थी फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गई, तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर थी इनमें क्या डिफरेंसेस है
वो हमें बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा, इन 1990 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल वाज एक्सरसाइज्ड एक्सक्लूसिवली बाय हिज मेजेस्टी यानी कि द किंग। हिज मेजेस्टी का मतलब है राजा, यानी कि 1990 में जो भी डिसीजन लेने होते थे, जो भी कानून बनते थे और उनको जो लागू करना होता था, वो सारे जो अधिकार थे वो मेजेस्टी यानी कि राजा के पास थे। अब 2015 का देखते हैं। इन 2015 द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ नेपाल वर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये सारे डिसीजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर लेने लगा, वो भी एडवाइस लेके, किससे एडवाइस लेके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो अब जो डिसीजंस थे नेपाल के, जो कि 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलते हैं, वो राजा अकेले नहीं ले रहा था, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ये डिसीजन ले रहा था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर हम और देखते हैं। ये दो मेन पॉइंट तो यहाँ पर हम कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे बिकॉज, टुडे का मतलब ये 2015 की बात हो रही है, बिकॉज इन 1990 नेपाल वाज अ मोनार्की एंड इट्स एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द किंग। देखिए 1990 में नेपाल में राजशाही थी, वहां पे राजा का राज चलता था, तो वहां पर सारी पावर उसके पास थी। बट इन 2015, लेकिन 2015 में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म। 2015 में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, वहां पर डेमोक्रेसी आई, यानी कि लोगों ने अपने लीडर्स को चुना वोट देके। एंड नाउ एक्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और अब जो डिसीजंस को जो लागू करने की जो ताकत है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो भी अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस लेके, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देखें, जो हम लीडर्स को चुनते हैं वोट देकर, अगर उनकी पावर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी, तो क्या होगा। अब हम इसको देखेंगे। इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देन फर्स्ट पॉइंट, द लीडर्स माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी विच कैन रिजल्ट इन इनजस्टिस। अगर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा और आप कोई अपने लीडर्स को चुन लेते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, तो वो अपनी जो पावर है, अपनी जो अथॉरिटी है, उसका मिस यूज कर सकते हैं, जिससे कि इनजस्टिस पैदा हो जाएगा समाज में और वो अन्याय करने लग जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, द लीडर्स विल स्टार्ट एनफोर्सिंग डिसीजंस विच माइट गो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर उनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी नहीं होगी अगर इन लीडर्स के ऊपर, तो वो अपनी मर्जी के डिसीजन अपनी जनता के ऊपर थोपना शुरू कर देंगे, और वो ऐसे डिसीजन भी हो सकते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, लोगों के भले के लिए ना हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी पावर के ऊपर, उनकी अथॉरिटी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि तुम इन लिमिटेशंस को तोड़कर बाहर नहीं जा सकते, और तुम जो लीडर हो, जिनको कि जनता ने चुना है, तुम अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस का होना जरूरी है, और ये रिस्ट्रिक्शंस आती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी। अब यहां पर हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और हमें उसमें यह पहचानना है कि माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है। किसी देश में जिनकी संख्या कम होती है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन। अब यहां पर जो सिचुएशंस हमें दी गई हैं, एक तो हमें उसमें पहचान करने के माइनॉरिटी कौन होगी, फिर हमें यह भी बताना है कि जो माइनॉरिटी उस केस में, उस सिचुएशन में होगी, उस माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है। यानी कि अगर माइनॉरिटी के लोग कुछ कहते हैं तो हमें उसको भी ध्यान से सुनना है। यानी गवर्नमेंट की बात भी हो रही है कि गवर्नमेंट को उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और आम लोगों को भी, जो मेजोरिटी में होते हैं, उनको भी माइनॉरिटी के लोगों की बातों को सुनना चाहिए। हाँ, अगर माइनॉरिटी के लोग लॉस के अगेंस्ट या देश का जो कानून है, देश का जो संविधान है, उसके अगेंस्ट कुछ कहेंगे तो फिर वो सही नहीं है, तो वहां पर हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कुछ सही बात करते हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो वो हमें सुननी चाहिए। तो यहां पर हमें यह भी बताना है कि माइनॉरिटी की बातों को रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है। अब पहली सिचुएशन देखते हैं ए पार्ट में। इन अ स्कूल विद 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। अब एक स्कूल है जिसमें टोटल 30 टीचर्स है, जिसमें से 20 मेल है, यानी 20 जो टीचर है वो पुरुष है। अब यहां पर हमें देखते ही पता चल रहा है कि जो 10 टीचर्स है वो लेडीज है, फीमेल है। तो यहां पर माइनॉरिटी कौन हुई, फीमेल्स। माइनॉरिटीज आर द फीमेल्स। इस सिचुएशन में फीमेल्स माइनॉरिटी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ माइनॉरिटी फीमेल्स। अभी हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इक्वली क्वालिफाइड टू मेल एंड इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू रन द इंस्टीट्यूशन। यहां पर जो फीमेल टीचर है, भले उनकी संख्या कम है, वो माइनॉरिटी में है,
तो उस केस में भी उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए कि वो क्या सजेस्ट कर रही हैं, क्योंकि वो भी इक्वली क्वालिफाइड है मेल टीचर की तरह, और उनका कंट्रीब्यूशन भी कि अपने स्कूल को चलाने में उतना ही है जितना कि मेल टीचर का है। अब जरा सेकंड सिनेरियो देखते हैं, बी पार्ट में सेकंड सिचुएशन। इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, यानी एक ऐसा सिटी है जिसमें कि टोटल पॉपुलेशन का 5% बुद्धिस्ट है। तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि ये जो बुद्धिस्ट है माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी आर द बुद्धिस्ट। इस सिचुएशन में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर व्यू। अब यहाँ पर इन ये जो माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज द राइट टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, क्योंकि हर रिलीजियस ग्रुप को यह अधिकार है कि उनके भी जो रीति रिवाज है, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो उनको मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उनको वो लागू कर सके, उनको कंटिन्यू कर सके, अपनी मान्यताओं को वो पूरा कर सके, रीति रिवाज को मान सके। सबको ये आज़ादी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है उनको भी ये अधिकार है, तो इनको पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना जानना जरूरी होता है। इसके बाद सी पार्ट में एक और सिचुएशन देखते हैं। इन अ फैक्ट्री मेस, मेस होता है जैसे कैंटीन होती है, एक फैक्ट्री में एक कैंटीन है फॉर ऑल एम्प्लॉयज, 80% आर वेजिटेरियंस। अब एक फैक्ट्री है जिसमें कि मान लीजिए कुछ 100 या कुछ हज़ार लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं, तो वहां पर जो 80% एम्प्लॉयज है वो वेजिटेरियन है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कौन हुई? नॉन वेजिटेरियन, जो 20% है। माइनॉरिटी आर द नॉन वेजिटेरियंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर व्यू, उनके व्यू को भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है कि हाँ ठीक है, तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम अपना नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एवरीवन हैज द राइट टू हैव देयर ओन फूड हैबिट्स और टेस्ट, क्योंकि सबको ये राइट है कि वो जो खाना चाहे वो उन चीज़ों को खा सकते हैं। तो वेजिटेरियंस को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो, तुम क्यों ये नॉन वेज खा रहे हो, या नॉन वेजिटेरियंस को भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम वेज क्यों खा रहे हो, तुम्हें तो नॉन वेज खाना चाहिए। जो जो जिस तरह का फूड खाना चाहते हैं वो उस तरह का खा सकता है। हमें यहाँ पर जो माइनॉरिटी को हमने देखा कि वो 20% नॉन वेजिटेरियन थी, तो वो माइनॉरिटी में आते, तो उनके व्यूज़ को भी देखना ज़रूरी है। अब जरा एक और सिचुएशन देखते हैं डी पार्ट में। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मूव वेल ऑफ फैमिलीज, यानी एक क्लास है जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40 ऐसे जो वेल ऑफ फैमिली से, जो कि अमीर खानदानों से, अमीर परिवारों से है। तो माइनॉरिटी कौन है? वो बाकी के 10 स्टूडेंट जो कि या तो मिडिल क्लास से होंगे या फिर पुअर फैमिलीज से होंगे। माइनॉरिटी आर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एवरेज और पुअर फैमिलीज। तो ये बाकी के बचे हुए 10 स्टूडेंट्स या तो एवरेज फैमिली से होंगे या पुअर फैमिली से होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ माइनॉरिटी बिकॉज बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास देयर आइडियाज कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब भले ही वो पुअर क्लास से है या मिडिल क्लास फैमिली से है, एवरेज फैमिली से है, तब भी उनके जो व्यूज है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो सारे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पुअर हो, वो सारे बच्चे पढ़ते हो एक ही क्लास में रहे, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझना जरूरी होता है, यानी सबकी बात की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। By ignoring their ideas, there may develop inferiority complex among the minorities, which would influence their performance in the class. और अगर जो ये 10 बच्चे बाकी के हैं जो कि पुअर या एवरेज फैमिली से है, अगर उनके आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, उनको इग्नोर किया जाएगा, तो उनके अंदर एक हीन भावना आ सकती है जो कि उनकी परफॉर्मेंस को भी प्रभावित कर सकती है क्लास के अंदर। तो यानी कि इससे क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर परिवार से, गरीब परिवार से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक क्लास में है तो सबकी बात का एक समान महत्व होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, द कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द अदर कॉलम राइट 2 sentences in your own words on why you think this feature is important। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कुछ की फीचर्स दिए गए, जैसे कि फेडरलिज्म, इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और राइट साइड में हमें इन की फीचर्स के सिग्निफिकेंस, इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होती, बल्कि पावर को बांटा जाता है। तो देखिए फेडरलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है और ये स्टेट्स में डिवाइडेड है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रन द होल कंट्री फ्रॉम दिस सेंट्रल नेशनल कैपिटल, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि इस पूरे देश को और इसके सारे राज्य को एक ही गवर्नमेंट चलाए, ये पॉसिबल नहीं है। To run our country efficiently, we have government at the state level एंड पंचायती राज एट द विलेज लेवल। तो इसके लिए क्या क्या देखिए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा हर स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट भी होती है, और इसके अलावा गांवों में पंचायत राज भी होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो पावर्स है वो बटी हुई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट्स में अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा विलेज में पंचायती राज होता है। तो पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं है, तो कोई इसका मिस यूज नहीं कर सकता, पावर्स अलग अलग तरीके से बटी हुई है, ठीक है। इसके अलावा तो ये तो हमने क्या देखा
देखा था फेडरलिज्म, अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमें इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर को बांट के रखने की क्या इंपॉर्टेंस है। इट प्रिवेंट्स, ये रोकती है, द मिसयूज ऑफ पावर, किस चीज को, पावर के मिसयूज को, बाय एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। यानी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में पूरे देश की सत्ता है और वो अपनी मर्जी से सारे काम कर रही है, ऐसा नहीं है। कहीं पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक पार्टी की गवर्नमेंट है तो किसी स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो पावर है वो सेपरेट होती है, बटी हुई होती है, जो कि किसी देश के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि एक ही जगह पे सेंट्रलाइज हो जाना पावर के मिसयूज को बढ़ावा दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है सेपरेशन ऑफ पावर की। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमें जो जीने के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो राइट्स हमारे पास हैं, जैसे कि हमें जीने का अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें अपने रिलीजियस प्लेस पर जाने का अधिकार है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं किसी सिटीजन्स को अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लीडर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता और अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, यानी कोई स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती। हमारे सिटीजन्स राइट को वो हटा नहीं सकती, कुचल नहीं सकती। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की यही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट, जब हमें लगता है कि हमने जो गवर्नमेंट चुनी थी अगर वो सही से काम नहीं कर रही है, तो 5 साल के बाद जब इलेक्शन आते हैं तो हम उनको वोट ना दे के किसी और को वोट दे सकते हैं और अपनी मर्जी की नई गवर्नमेंट चुन सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम अगले 5 साल के बाद जो इलेक्शन आते हैं उसमें हम उसी गवर्नमेंट को वापस रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमारे हाथ में कंट्रोल है, आम जनता के हाथ में। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे इंडिया के लोगों के पास ये अधिकार है, हमारा डायरेक्ट रोल होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हम चुनते हैं वही पार्लियामेंट में जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर्स विद द फॉलोइंग नेबरिंग नेशंस। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो 3 हमें नेशंस दिए गए हैं, नेबरिंग नेशंस, इनसे जुड़ने वाले बॉर्डर इंडिया के कौन कौन से हैं। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से बॉर्डर जुड़ते हैं इंडिया के, भूटान के साथ कौन से जुड़ते हैं और नेपाल के साथ कौन से जुड़ते हैं। तो यहां पर देखिए, स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ इंडिया के कौन कौन से बॉर्डर्स हैं। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद देखिए बी पार्ट में, स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर विद भूटान और भूटान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसके साथ इंडिया के कौन कौन से बॉर्डर जुड़ते हैं। सिक्किम का बॉर्डर, आसाम का बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। सी पार्ट में देखते हैं, स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर विद नेपाल और नेपाल के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट के बॉर्डर जुड़ते हैं। उत्तराखंड का बॉर्डर, सिक्किम का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।